क्या आप सभी मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर देखना चाहते हैं तो हम बात करेंगे आज मॉडल पेपर सेकंड जो है वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। मैथ्स के 80 मार्क्स का ये पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खंड ए की बात करेंगे, यानी खंड ए में आपको पहले प्रश्न में टोटल 15 क्वेश्चंस दिए गए। सारे क्वेश्चंस ये आएंगे MCQ से रिलेटेड। तो आपको सारे MCQ का सॉल्यूशन आपको करना आना ही चाहिए। अगर आप सीधे MCQ का सीधा ऑप्शन राइट करके आ जाएंगे तो 100% वो क्वेश्चन गलत ही होगा। इससे अच्छा है कि आप MCQ के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना सीखें। हमें प्रश्न में क्या दे रहा है, मान लीजिए कि फलन है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में और फलन है x की घात 4। तो हमें बताना ये एक ही होगा, क्या आच्छादक होगा या 1 1 और 2 को चेक करना है। तो हमें फलन क्या दे रहा है, यहाँ पर फंक्शन दे रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर में। आर का मतलब होता है डोमेन, जिसको हिंदी में प्रांत कहते हैं, और इस आर का मतलब होगा रेंज, जिसको परिसर कहते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, एक एरो डायग्राम बनाना होगा। एरो डायग्राम से ही आप पता कर पाएंगे कि आपका जो फलन है फंक्शन वो 1 1 है या ऑन टू है, यानी एक एक ही है या आच्छादक है। तो ये हमने दो एरो डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पर वास्तविक संख्या आएंगी, सारे पॉजिटिव के नंबर भी आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ नंबर्स ले रहे हैं, इधर भी रियल नंबर ही आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, इसमें भी सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। तो आपको मन से कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर रियल नंबर, और हमारा जो फंक्शन है वो रहेगा x⁴। अब हम क्या करेंगे, ये सब x की वैल्यू है, 1 पुट करेंगे तो 1⁴ 1 बनेगा, यानी कि 1 का इमेज बना है 1। अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1⁴ होने की वजह से पॉजिटिव में ये आंसर आएगा। -1⁴ पॉजिटिव का 1 होता है। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 2⁴ यानी 16 बनेगा। तो इधर आप चाहो तो 16 राइट कर सकते हो। -2 रखेंगे तो भी आंसर 16 ही आएगा। अब आप चेक करो, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, जबकि यहाँ दो एलिमेंट का एक इमेज है। तो ये 1 1 तो नहीं है। ऑन टू में देखो -1 का कोई प्री इमेज नहीं बना, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो इस तरीके से आप एरो डायग्राम बनाकर ये पता कर सकते हैं। तो ये फंक्शन नो 1 1 नो ऑन टू, ना तो ये एक एक ही है और ना ही ये आच्छादक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से पहले प्रश्न में हमने बात की। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। साइन इनवर्स, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x को वो y के बराबर राइट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज होती है मुख्य हल, जिसको हम कहते हैं मुख्य हल या प्रिंसिपल वैल्यू को या प्रिंसिपल रेंज को, बात एक ही होता है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल में होती है। क्लोज इंटरवल यानी साइन इनवर्स x की रेंज क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 में, यानी बंद अंतराल में होती है। यदि एक तरीके का इंटरवल है तो इस ऑप्शन में वो इंटरवल को लिख रहा है y की ग्रेटर देन -π/2 और y लेस देन और इक्वल π/2। क्लोज इंटरवल में हमेशा इक्वल का साइन आएगा, यानी साइन इनवर्स x की जो रेंज होगी -π/2 से बड़ी या बराबर और π/2 से छोटी या बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी। इस प्रश्न का मतलब है हमें क्या करना है, हमें टोटल एलिमेंट यहाँ पर दे रहा है 0 और 1, यानी हमें 0 और 1 का ही उपयोग करना है। टोटल एलिमेंट 0 और 1, और हमें ऑर्डर क्या दे रहा है 3/3 का।
हमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है जिसमें 0 और 1 का यूज़ होगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। यानी कुल कितनी मैट्रिक्स बनेगी, तो आपको क्या करना, टोटल एलिमेंट राइट करने हैं और इसके ऊपर पावर जो होगी वो ऑर्डर को राइट करना है। टोटल नंबर कितने यूज़ कर रहे हो, 0 और 1 यानी 2। ऑर्डर राइट करेंगे 2 के ऊपर 3 × 3, तो 2 की पावर 9, 512। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 512। अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे कि प्रश्न नंबर 4 जो है वो हमें क्या कह रहा है। यदि शीर्ष 2, -6। क्वेश्चन नंबर 3, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है तो k का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दे रहा है और हमें उसका एरिया पता है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, डिटर्मिनेंट 1/2, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एरिया रखेंगे 35, प्लस माइनस में रखेंगे। अगर आपको प्रश्न में एरिया दे रहा है तो आपको प्लस माइनस में लिखना है। पहला कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, पहले कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, -6। तो यहाँ पुट करेंगे x1 y1 की जगह 2 -6 1। सेकंड है 5 4 1, x3 y3 है हमारे पास k4 और 1। अब हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, तो +-70 आएगा। थर्ड रो के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे 1 प्लस में ओपन होगा, इसके 2 कॉलम को हटा दो, 5 होगा, 4 से मल्टीप्लाई 20 -4k से होगा तो 4k। ये है A23 माइनस में ओपन होगा, माइनस का 1 राइट करेंगे, 2 कॉलम को हटा दो इसके, तो 2 4 से 8 और k -6 से होगा तो प्लस का 6k। A33 प्लस में ओपन होगा, इसके रो कॉलम को लेफ्ट करेंगे तो 4 होगा 2 के साथ 8, 5 -6 से होता प्लस का 30, तो +-70। इसको 1 से ओपन करेंगे तो 20 -4k, माइनस से ओपन करेंगे तो -8 माइनस का 6k और प्लस के 38 बनेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इस साइड के नंबर को सॉल्व करेंगे, प्लस के 58 हो जाएंगे, माइनस का 8 तो प्लस का 50 और -4k माइनस का 6k माइनस के 10k, यहाँ पर 10k होगा। अब क्या करेंगे, 170 प्लस का लेंगे, फिर यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 आएगा। ट्रांसफ़र करके आप फाइंड करना, -70 और एक माइनस का लेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 और -2 k की 2 वैल्यू हमें फाइंड हुई है। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी से, 12 और -2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फलन sin log x का अवकलज है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है sin log x का। ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। पहले y इक्वल्स टू राइट करना है sin log x। अब चेन रूल से करेंगे डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में, y का होगा dy/dx, साइन का क्या होगा cos, साइन का cos रहेगा, log x अपनी जगह पर रहेगा। अब साइन को हटा देंगे, चेन रूल लगाना, log का करेंगे 1/x, log को हटा देंगे, x का करेंगे तो 1, तो dy/dx का आंसर क्या हमें फाइंड हुआ, cos log x/x। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में दे रहा है।
यानी हमें एक फलन दे रहा है रुपए में, ठीक है ना। 3x² + 36 + 5, जब x = 15 हो तो सीमांत आय ज्ञात करनी है। इसको मैं सीधा बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है रुपीस का, कॉस्ट का दे रहा है, और वो फंक्शन क्या है 3x² प्लस का 36x प्लस का 5। हमें सीमांत आय फाइंड करनी है, इंग्लिश में इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और जब भी आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमेशा आपको केवल डिफरेंशिएशन ही करना है, यानी आपको जो क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रहा है उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू 15 पुट करेंगे। चलो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। rx का क्या होगा r'(x), 3 का 3 रहेगा, x² का क्या होगा 2x, प्लस 36 का 36 रहेगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, x का होगा 1, और यहाँ 5 ओनली फॉर कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो r'(x) का आंसर मिला है 6x प्लस का 36। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 15, तो r'15 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 × 15 प्लस का 36। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 90 और 36 को ऐड करेंगे तो 126। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट फाइंड हो गई 126, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ये रहे हमारा 7। √x + 1/√x का प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है समाकलन करना, यानी प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है समाकलन करना है दिए गए फलन का। क्या है फंक्शन √x + 1/√x, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब रूट को हटा के पावर में 1/2 राइट करेंगे, ये रूट को हटा के पावर में 1/2 राइट किया। फिर x की पावर 1/2 डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2। x की पावर n से इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे उतने ही पावर का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी पावर में 1 ऐड करेंगे उतनी पावर का डिवाइड करेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x की पावर 3/2 डिनोमिनेटर में भी 3/2 बनेगा, प्लस x की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में भी 1/2 बनेगा। नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल होगा तो ये 2/3 बन जाएगा। ये एज इट इज होगा, x की पावर 3/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 बनेगा, x की पावर 1/2 प्लस c। अब देखो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये रहेगा हमारा 8। अवकलन समीकरण दे रहा है, उसकी घात लिखने को कह रहा है, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है, उसकी डिग्री राइट करनी है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d की पावर 4y dx की पावर 4 प्लस साइन y∭ इक्वल्स टू 0। y∭ को हम क्या राइट कर सकते हैं, तो इसको तो एज इट इज राइट किया हमने, साइन इसको राइट कर सकते हैं dqy/dx3। अगर किसी फलन के आगे यानी किसी फंक्शन के आगे अगर डेरिवेटिव का साइन है, देखो साइन के आगे डेरिवेटिव का साइन है तो हम घात ज्ञात नहीं कर सकते, यानी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन है, यानी अपरिभाषित है, क्योंकि किसी भी फंक्शन के आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं होना चाहिए, चाहे वो साइन हो या ई हो, कुछ भी हो, लॉग हो। इसका जो ऑर्डर रहेगा, कोटि जो रहेगी वो 4 ही रहेगी, यानी ऑर्डर निकाल सकते हैं लेकिन डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ घात निकालने को कह रहा अपरिभाषित रहेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ना भूलें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप मेरे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमें एक त्रिभुज दे रहा है ABC और इनमें कौन सा सही नहीं है उसको हमें जांच करनी है। चलो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ पर वेक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, ABC
ए बी की डायरेक्शन देखो और बी सी की डायरेक्शन देखो सेम है और ए सी की डायरेक्शन ओपोजिट है, तो ए बी और बी सी ऐड होंगे और जो ए सी के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये तो हमने स्टेटमेंट राइट कर लिया करेक्ट वाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं। उसने लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जबकि हमारे पास ए सी है। अगर हमें सी ए बनाना है तो ए सी की डायरेक्शन को बदलना होगा, तो ए सी से हम सी ए लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? किसी भी वेक्टर के जब टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को बदल देता है तो साइन बदल जाता है। अब हम सी ए को इधर लाना है तो दोनों साइडों में क्या करेंगे, सी ए वेक्टर को ऐड करेंगे। सी ए वेक्टर ऐड होगा तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर दोनों साइडों में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो लाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक कर रहा हूँ मैं। सी ए वेक्टर से सी ए वेक्टर कट जाएगा तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही है। चलो बी को चेक करते हैं। माइनस का ए सी वेक्टर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो स्टेटमेंट जो मैंने लिखा, अब ए सी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो मैं दोनों साइडों में ए सी को माइनस कर दूंगा, यानी बोथ साइड लेस ए सी वेक्टर। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। हमें गलत ऑप्शन को चूज़ करना है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी माइनस ए सी वेक्टर, इधर भी ए सी वेक्टर को लेस करेंगे तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड जीरो आ गया है। एंड ऑप्शन नंबर बी को आप चेक करो, ये भी सही है। अब सी ऑप्शन को आप देखो, ए बी प्लस बी सी माइनस का सी है, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में प्लस का सी ए बना था। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का सी ए बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर रहेगा क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ 90, 60 और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो अधिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी एक लाइन है जो तीनों एंगल से बना रही है, अल्फा बीटा गामा। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसका सीधा फॉर्मूला हमें पता है, एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा होता है, कॉस 90 डिग्री। एल इक्वल्स टू कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, 1 नहीं होगा। यहाँ पर जीरो होगा। कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 0 डिग्री होगा। एम इक्वल्स टू कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू 60 है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अभी देखो ये दोनों वैल्यू 0 और 1/2 का राइट किया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, और कहीं पर भी राइट किया हुआ नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। हमें एन की वैल्यू फाइंड करने की यहाँ पर नीड नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 11th वाला क्वेश्चन हमें डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन दे रहा है, दो रेखाओं का कार्तीय समीकरण दे रहा है और हमें मध्य का कोण ज्ञात करना है। आपका जो समीकरण है वो एकदम सही है क्योंकि x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, दो रेखाओं का अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और एंगल निकालना है उनके बीच का, तो cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ a1 कौन है, 3 है। अब a2 कौन है, 1, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। b1 कौन है, 5 है। b2 1 है, 5 इंटू 1 5। c1 क्या है, 4 है। c2 2 है, 4 इंटू 2 8। और हमें a1 b1 c1 का स्क्वायर करना, 3 4 5 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 25 प्लस 16। a2 b2 c2 का भी स्क्वायर करेंगे, 1 1 का और 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो cos थीटा इन तीनों को ऐड करेंगे 16 होगा, तीनों को यहाँ पर ऐड करेंगे 50 होगा। एंड 25 और 9 34 और ये 16 हो जाएगा तो ये 50 एंड रूट के 50, ये हो जाएगा रूट का 6। अब हम यहाँ पर दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 16 अपॉन रूट के 300। अब हम रेशनलाइज करेंगे क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो रूट 300 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो नीचे 300 आ जाएगा। 300 का रूट निकालेंगे, 300 के फैक्टर होते हैं 100 इंटू 3, 100 का रूट 10 होता है, रूट के अंदर 3 बनेगा।
एक जीरो से एक जीरो कट, 2 की टेबल से 15 टाइम, 2 की टेबल से 8 टाइम। कॉस को राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो 8√3/16 आया है। कॉस को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास कॉस इनवर्स 8√3/15। अब ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। दीर्घवृत्त का व्यापक रूप दे रहा है, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। इलिप्स की फॉर्म दे रहा है। आपको पता है इलिप्स की जो जनरल फॉर्म क्या होती है, वो क्या होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब हमें इसका एरिया निकालना है तो इसका सीधा फार्मूला होता है, इलिप्स का एरिया का फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा, पाई ए बी के नाम से जानते हैं। पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ये है इलिप्स का फार्मूला। आप याद रखेंगे इलिप्स का फार्मूला क्या होता है, पाई ए बी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब हम 13 की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 0 से लेकर 2 पाई के मध्य y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो cos का जो वक्र बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाना आना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में भी दे सकता है। cos x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, 0 ये पाई ये 2 पाई, अब इनकी मिड वैल्यू निकाल दो, पाई/2 3 पाई/2, रेंज प्लस का 1 नीचे माइनस का 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई/2 0 होता है, cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई/2 0 होता है, cos 2 पाई प्लस का 1 होता है। सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखो हमें cos x के ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक इसका, यहाँ cos x पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस का cos x होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये प्लस का cos x रहेगा। लिमिट लेंगे 0 से पाई/2, लोअर और अपर, cos x पॉजिटिव dx, प्लस पाई/2 से 3 पाई/2 लेंगे, माइनस का cos x साइड करेंगे यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, माइनस का cos x dx। हमें इनका इंटीग्रेशन करना है 3 पाई/2 से 2 पाई। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, cos x पॉजिटिव में लेंगे। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करके इनकी वैल्यू पुट करनी है। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x 0 से पाई/2, यहाँ पर माइनस को बाहर लेके आ जाएंगे या माइनस बना देते हैं, sin x पाई/2 से 3 पाई/2, यहाँ पर भी cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x 3 पाई/2 से 2 पाई। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करना है, यानी x को हटा के सबसे पहले पाई/2 राइट करेंगे, sin पाई/2 माइनस sin 0 0 राइट, sin 0 0 ही होता है, sin 3 पाई/2 माइनस का sin पाई/2 प्लस sin का 2 पाई माइनस का sin 3 पाई/2 राइट करना है, यहाँ पर sin वर्ड आएगा, sin 91 होता है, माइनस sin 3 पाई/2 -1 होता है, sin पाई/2 -1 होता है, sin 2 पाई 0 होगा, यानी यहाँ पर साइन होगा, इधर भी साइन होगा, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, और साइन 3 पाई/2 जो होगा वो होगा माइनस का 1, एक ऑलरेडी बार माइनस बना हुआ है। तो अब इनको सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का 4। यानी अब कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए से। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में आ चुके हैं। दो घटनाएं दे रहा है तो PA/B बराबर PB/A किसके बराबर है। यानी क्वेश्चन में हमें 2 इवेंट गिवन है, A एंड B। एक कंडीशन दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज ऑकर्ड, दोनों इक्वल है। इन दोनों के नीचे इनके फॉर्मूले राइट करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है सप्रतिबंध प्रायिकता। PA/B का फॉर्मूला क्या था, PA इंटरसेक्शन B/PB, और PB/A का आंसर क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B/PA। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन कट हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रिलेशन बनेगा PA इक्वल्स टू PB। तो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी से। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दो इवेंट दे रहा है, ए सबसेट है बी का,
और बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो कौन सा सही है? तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सीधा बताना चाहूँगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये कहता है कि एक सेट है वो बी का सबसेट है, तो आपको मैं बता देता हूँ पी ए अपॉन बी का जो भी आंसर होगा, बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, पी ए अपॉन बी का जो भी आंसर होगा वो हमेशा या तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा या बड़ा ही होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। कब? जब ए बी का सबसेट होगा तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके? पी ए के, यानी ऑप्शन नंबर सी से ये मैच होता है। थैंक यू सो मच।